Very good morning. मुकेश, तुम अलग हुए कब थे जो वापस जोड़ लिया? ऑप्शनल और जो जीएस में इन्वायरमेंट आता है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है कॉन्सेप्चुअली। जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस आ रहा है किसमें, अरे जीएस में। मेरा चाय गिर गया, गिर गई, पता नहीं क्या यार। ये मेरे समझ में नहीं आया कि चाय का लिंग निर्धारण कैसे हो सकता है भाई। गिर गया या गई तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बोलने की। आज आपके अनेक प्रश्नों से सिर्फ एक प्रश्न लिया जाएगा और बाकी 2 घंटे पढ़ाया जाएगा। वो प्रश्न ये है कि जनरल स्टडीज़ के लिए जो इन्वायरमेंट का पार्ट है और जो इन्वायरमेंट का पार्ट आता है हमारे ऑप्शनल में, तो हमारे ऑप्शनल में इन्वायरमेंट का कम से कम 4 सेक्शन है। आप ध्यान से देखो, बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत सारा टॉपिक और कॉन्टेम्पोररी इशूज इन इंडिया। हम लोग जब ये 4 टॉपिक अच्छे से करते हैं तब हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी तैयार होता है। आपके अंदर ये बात जानी चाहिए कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कोई ऐसा इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, बिना क्लाइमेटोलॉजी के कैसे होगा वो। अब ज्योग्राफी क्या करता है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ोगे, जीन पूल पढ़ोगे, बायोम्स पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का सारा आधार ज्योग्राफी ही तैयार करेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी के ऑप्शनल करने से पीटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होगा अगर आप इसके साथ साथ ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन, हिंदू न्यूज़पेपर का संडे एडिशन और डाउन टू अर्थ मैगजीन को साथ साथ करोगे तब। तो ज्योग्राफी का जो हम लोग अभी करवाएंगे वो ये आगे 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है, ये तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं ना। कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बन गया, कहाँ क्या, लेकिन जीन पूल क्या है, बायोम्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है, ये सब तो हम लोग सब 100% पढ़ा देंगे। इसलिए मैंने तो एक विचार बनाया है कि जो जीएस के बच्चे हैं उनको भी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जीएस के बच्चों को, जीएस के स्टूडेंट्स को पढ़वाया जा रहा है, लेकिन हम भी पढ़ाएंगे, ये मैंने सोचा हुआ है। वहाँ भी हम अपना एक स्ट्रीम कर देंगे कि लाभ उनको भी मिले, वो कॉन्सेप्ट को भी समझें। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे काम करता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टेजेस क्या होते हैं, क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स कितनी तरह का होगा, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स क्या होता है, पॉली क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लीमेंट के क्या विचार थे। हम लोग तो काफ़ी गहराई में लेके जाएंगे ना विषय को। जीएस वाले तो ऊपर ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं। हम लोग तो पढ़ाएंगे कि क्लाइमेक्स के ही कितनी संकल्पनाएं हैं, सीरी और सीरल स्टेज में अंतर क्या है, अल्फा बीटा गामा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें मूल अंतर क्या है।
तो ज्योग्राफी करने से मेरा ऑप्शनल का बैच है, इसलिए हम आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और ये भी सोच के बोल रहे हैं कि इसमें कोई लड़का ये तो नहीं सोचेगा ना कि अरे अपने ऑप्शनल का प्रचार कर रहा है। सबसे बड़ी आजकल दुविधा क्या हो जाती है कहीं भी मंच से बोलने में या कहीं भी कुछ करने में, कि लड़का के दिमाग में ही भूत भय बैठा हुआ है कि अच्छा ये तो अपने ऑप्शनल का प्रचार कर रहा है। इसके कारण देखोगे तो जीएस में हम कभी भी, जीएस क्लास में हम नहीं कहते कि ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा भी है या बुरा भी है, हमें सब ऑप्शनल अच्छा है भाई, सब पढ़ो, है भी, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल। लेकिन ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना कि 2800 से 3200 लोग मेंस लिखते हैं। इसका मतलब है कि 3200 लोग पीटी क्वालिफाई करते हैं, और इसका मतलब है कि पीटी क्वालिफाई करने में ज्योग्राफी सबसे बड़ा मददगार सिद्ध हो रहा है। यहां पीटी नहीं लोगों का हो रहा है। फिर 145 रिजल्ट्स, 200 रिजल्ट सिलेक्शन में इतना तक ज्योग्राफी का जा रहा है। तो चूंकि नंबर्स ज़्यादा हैं, 3200 3000 लोगों में सिलेक्शन 150 लोगों का हो रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज जो परसेंटेज है ना वो कम दिखाता है। और परसेंटेज किसी भी सब्जेक्ट को जज करने के लिए अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, कभी नहीं उसको आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग परसेंटेज को यूज करेंगे फिर तो जूलॉजी सबसे अच्छा हो गया भाई, 5 लड़के अपेयर किया, 1 लड़के का हो गया तो 20% रिजल्ट है। ये तो परसेंटेज का चक्कर है। लेकिन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में अगर आप जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉ को अगर हम लगाएंगे पीटी के स्तर पे तो ज्योग्राफी हाईएस्ट रिजल्ट्स देगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लगाएंगे अगर मेंस के स्तर पे, सारे प्रोस एंड कॉन्स को कैलकुलेट करते हुए, तब जाकर के ज्योग्राफी ही सबसे ऊपर में आएगा। सेकेंड में पॉलिटिकल साइंस आ रहा है आजकल, पहले पवेड आया करता था, फिर पिछले साल पवेड ही आया है। लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों का इतिहास क्या है कि ये बेचारे हिंदी साहित्य ही लेंगे। क्यों? किसी बाबा ने कहा, किसी सीनियर ने कहा, 2-4-5 रिजल्ट झूठ मूठ का फ्लैश कर दिया गया, हो गया। हिंदी साहित्य से आईएएस की परीक्षा में बैठने वालों की संख्या पीटी में 30,000 है। अरे 10,000 तो वीडियो क्लास लोग देख रहा है प्रत्येक वर्ष। मुझे कोई उससे परेशानी नहीं है। मेरा क्या परेशानी होगा यार, जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जीएस सब करवा रहा हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई लोग सोचने लगते हैं कॉमर्शियली बोलता है तो हम व्यथित होकर के कई बार ना अपना औकात बताने लगते हैं। हम बनाने वाले हैं विशाल यूनिवर्सिटी, बन चुके हैं कॉलेजेस, और कोचिंग वाले हमसे तुलना करते हैं। क्या बोलूं मैं। इसलिए प्रिय कमल, खिले रहो। तुम कई बार बहुत परेशान दिखते हो और मुझे लगता है कि हार्डवर्क करने से ज़्यादा सोचते हो। समझ गए? कोई तुमको ये खुल करके नहीं बताएगा। हर छोटी छोटी बात में तुम कहीं ना कहीं उलझते हो। जितना सामने से देख के तो मुझे सब पता चलता है, लेकिन जितना आपसे मेरा कन्वर्सेशन हो पाया है आज तक, उससे मुझे ऐसा लगता है। तो तुम्हारे लिए भाई की तरह तुम मेरे, तो तुम ये समझो अच्छे से
कि तुम्हें आवश्यकता है जो सामने बुक्स मटेरियल क्लासेस तुम ले रहे हो, अगर उसके साथ ही तुमने न्याय कर दिया और साथ में किसी एक मैगजीन और अखबार को रेगुलरली धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ते रहे और अपनी डायरी बनाते रहे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला है आईएएस बनने से तुमको। दूसरी शर्त है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है और कितना फास्ट लिखते हो। टाइम मैनेजमेंट लोग उसको कहते हैं, हम कहते हैं कि हैंडराइटिंग और कितना वेलोसिटी है आपके राइटिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडराइटिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। आप ही अपने आप को एग्जामिनर मान लो और आपके सामने आंसर शीट आ गया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन हैंडराइटिंग एकदम गंदी सी लिखी हुई है, नंबर वहीं पे पहले खत्म। समझो इस बात को। जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत खराब है वो हैंडराइटिंग पे काम करना शुरू करो। और हैंडराइटिंग वैसे तो बचपन में ही ठोक पीट के ठीक की जाती है। मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम में अगर हम डिक्टेशन को या लिखवाते हैं तो उसको जैसे ही फास्ट करते हैं, लड़का कलम रख करके सर तेज लिखवा रहे हैं सर, छूट गया, झुंझलाता है यार, उसका एंगर दिखता है, वो लगता है इसे मारेगा, फ्रस्ट्रेटेड ऐसे दिखाता है, कलम ऐसे रख देता है। हीरो है वो, हीरो। उसके भय से टीचर भी स्लो लिखवाते हैं। देखा था मैंने जीएस जब यहाँ ऑफलाइन चलता था तो एक टीचर लिखवा रहे थे, भारत की जनसंख्या में अब लड़के लिख रहे हैं, ये तुम चले जाओ बाजी रामायण रावी या कोई भी स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन से, हमारे इंग्लिश के क्लास में आ जाओ, तो हमारे इंग्लिश के क्लास में अगर गलती से आ गए तो तुम तो 5 ही लाइन नहीं लिख पाओ, तुम तो हमको पीट दोगे। तुम मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये समझो कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी वाले में अंतर क्या है, तो हिंदी वाले रेजिस्ट कितना करते हैं, क्या वो प्रो चेंजर हैं, क्या वो चाहते हैं कि कुछ हम अपना भी योग्यता को बढ़ाएं और अपना वेलोसिटी हैंडराइटिंग इस पे काम करें, अपनी कमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं वो। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस को अगर एक साथ बिठा दिया जाए तो क्या दोनों का पेस मैच करता है? फिर कैसे? कंपटीशन तो कंपटीशन है, जब पेस ही नहीं मैच कर रहा है तुम उसके लोग योग्य हो ही नहीं बनोगे। सिस्टम को दोष देने से, यूपीएससी को दोष देने से, प्रधानमंत्री को गाली देने से, टीचर कोचिंग को गाली देने से हुआ कुछ नहीं। इसलिए अब देखो पहले का एरा क्या था, अंतर है समझो। पहले के एरा में क्या था कि 5 प्रश्न लिखने आते थे ऑप्शनल में, और 5 प्रश्न को लिखना है तो 35-35 मिनट डिवाइड कर दो 5 क्वेश्चन पे, तो हिंदी वाले भी उसको लिख लेते थे। थोड़ा कम ही लिखते थे अंग्रेजी वाले से, लेकिन लिख लेते थे। तो उनको 400 नंबर तो नहीं आता था, लेकिन 350-60 आता था, और वो क्वालिफाई कर जाते थे ज्योग्राफी से बड़े आसानी से। बाद में तुम लोग शैलेंद्र सिंह इंदौलिया जो 38वां रैंक लाया था, 300 नंबर लाया था, उसका इंटरव्यू तो सुनो एक बार। हमारे साथ इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे, शायद सुना भी होगा। वो साफ कह रहा है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, अंग्रेजी नहीं जानोगे, अंग्रेजी की किताबों का रेफरेंस नहीं लोगे तो कभी आईएएस नहीं बनोगे। और अगर तुम सोचते हो कि हम नहीं कर सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव बताइए, तो अल्टरनेटिव नहीं है। ये एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट है, अल्टरनेटिव नहीं है। हिंदू न्यूज़पेपर का अल्टरनेटिव बताइए, नहीं है। तो आईएएस कैसे बनेंगे? नहीं बनोगे। अब 2-4 एक्सेप्शन को लेकर के ना, वीर गाथा काल वाली एक्सेप्शन को लेकर नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे वीर सीधो कान्हो और अल्लाह उदल सब सोच रहे थे कि हम एक तलवार के नोक पे जाएंगे, हमसे तो बहादुर कोई है नहीं और हम सबको काट के आ जाएंगे। अरे 2-4 काटोगे, कट जाओगे। फिर यहां बुद्धि चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, मेथड चाहिए, बाबर की तरह स्ट्रेटजी चाहिए, जो पानीपत के सिटी से लेके इब्राहिम गारदी के अगेंस्ट पूरा, क्या नाम था, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट पूरा ट्रेंच बना दिया।
इसका हाथी सब गिरा देंगे। आर्चर्स को रखा, और आर्चर्स में जो तीर होता था ना, उस तीर का जो क्या बोलते हैं, कमान के लोहे को उल्टा कर दिया ताकि तीर दुगनी स्पीड से भागे। इसलिए टाइम आ गया है अक्लमंद बनने का। ये टाइम नहीं है कि इमोशनल बने, हाइपर बने, दूसरे में दोष ढूंढते रहें, दूसरे का भला बुरा करते फिरें। हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एक जनरल परंपरा जो हिंदी माध्यम में पनप गई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे नहीं हो, ये हम दिल से बता रहे हैं। तुम मेरे ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, और हमारे कठोर वचन, हमारे ताना मारने से, हमारे चुभने वाली लैंग्वेज से तुम लोगों में बहुत लोगों का ब्रेन कहीं ना कहीं अब सही रास्ते पे आ गया है। तुम लोग शायद समझने लगे हो कि ये व्यक्ति, हम जो भी कह रहे हो तुम्हारे हित में है। संकेतकों का प्रयोग नहीं करते हम, क्योंकि संकेतक तुम्हारी उम्र में नहीं समझ में आता है भाई। जैसे हम एक बताते हैं बात तुमको, हमारे पिता हमसे बोले कि कई चीजें बताए उन्होंने, क्या बोलूं मैं। साइलेंस इज ए सॉल्यूशन टू सेवरल प्रॉब्लम्स। दुनिया में बहुत सारी समस्याओं का निदान एक चुप्पी से हो जाता है बेटा। हर बात में दिमाग लगाने और उलझने की जरूरत नहीं होती है। कोई बात अगर हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम उस पीरियड ऑफ टाइम में बस चुप रह जाओ। चुप रह जाओगे। मेरी आदत थी उलझने की इन द सेंस, आदमी जो सोचता है ना कि हम तो सही हैं, और हम जब सही हैं तो गलत सामने वाला है तो गलत कैसे होने देंगे, ये वाला एटीट्यूड होता है लोगों का। आप सही हैं तब भी आप चुप रहिए। वो जो गलत कर रहा है वो भी कुछ समय के बाद अपने आप को सही कर लेगा। हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस ठीक ना हो सकता है वो भय से गलती कर रहा हो सकता है वो आप के भलाई के लिए कोई गलती कर रहा हो कि भविष्य में इसका अच्छा हो जाएगा। आपको तो मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, और आप उस पर बिफर पड़े, आप उस पर गरज पड़े, आप उसके पीछे पड़ गए, तो इसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए कई बार साइलेंस भी, चुप्पी भी बहुत बड़े बड़े समस्याओं का समाधान होता है। आशा है आप लोग हमारी बातों का कभी बुरा नहीं मानेंगे और इन बातों को समझेंगे। और हिंदी माध्यम की समस्याओं पर तो मेरा मन करता है कि एक हम वर्कशॉप ले लें, और हिंदी माध्यम के बच्चे आपस में उसको घुमा लो कम से कम एक बार। क्या होगा, 10,000 लोग हमको गाली देगा, लेकिन 40,000 सोचेगा कि कुछ सही बात तो है, लग तो रहा है ऐसा ही कुछ है। और जब मैंने आपसे कहा कि हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो, विकल्प क्या है, तो हमने क्या कहा, कोई विकल्प नहीं है। IAS बन पाएंगे सर? मैंने क्या बोला, नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। सिंपल सा बात है। मैगजीन्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, नहीं बन पाओगे। क्यों पढ़ रहे हो फिर? या तो फिर वेलोसिटी को बढ़ाओ, संघर्ष करो, समय दो अपने आप को, 1 साल 2 साल 3 साल का समय दो। ऐसे भी तुम्हारा 5 साल लग रहा है कहीं भी PCS में होने में, 5 साल वैसे ही लगा रहे हो तुम। और शुरू से ज़्यादा हड़बड़ करके कि अभी हमारा PT आ गया तो मेंस आ गया तो RO आ गया, तो ये जो अफरा तफरी में भाग रहे हो फॉर्म भर के, उससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले अपने नॉलेज बेस को, अपने प्रिपेयर्डनेस को पहले बहुत स्ट्रेंथनिंग करो, उसका सशक्तिकरण करो उसका, और शांति से 1 साल 1.5 साल की पहले ज़बरदस्त पढ़ाई करो। उसके बाद किसी फॉर्म को भरना चाहिए। चलो, ना सोचते हुए भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। आपका कोई SMS हम नहीं पढ़ने वाले हैं आज। हमारा नया विषय, हमारा आज का विषय, आपने क्या लिखा था कल? तमिलनाडु प्लेन्स लिखा था, आज लिखो आंध्रा प्लेन्स। पुलिकट झील से कोलेरू झील के मध्य पुलिकट झील से कोलेरू झील के मध्य
यह एक उपाद्र मैदान है जहां 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उत्तरी भाग में डेल्टा मृदा है, डेल्टाइक सॉइल है। जहां ट्रिपल क्रॉपिंग ऑफ राइस, चावल का त्रिफसलीय चक्र पाया जाता है। लिखो, गुंटूर जिले में गुंटूर एवं अन्य तटीय भागों पे जूट कृषि पहले बंगाल में भी था, अब यहां भी है। जूट कृषि नंबर 2 स्टेट यही आंध्र प्रदेश। जूट कृषि। नेल्लोर को श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। झींगा राजधानी कहते हैं। श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। फिलिगो दक्षिणी भाग, इस तट का दक्षिणी भाग अर्धशुष्क है। विशेषकर पेन्नुरू बेसिन, परंतु कृष्णा से कावेरी को जोड़ने वाली बकिंघम नहर इस क्षेत्र में चावल कृषि, तथा जल संसाधन की आपूर्ति के लिए एक वरदान है। फिलिगो इस क्षेत्र में सैंडी सलाइन सॉइल है, बलुई लवणीय मृदा है।
देखो, पुलिकट झील एक लैगून है जिस पर बालू रोधिका श्रीहरिकोटा कहलाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, सबको पता ही है। यह लैगून 60 किलोमीटर लंबा एवं 16 किलोमीटर चौड़ा है। लिखो, केजी डेल्टा लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर समुद्र की ओर विस्तृत हुआ है, जिससे कोलेरू झील जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व एक लैगून था, स्वच्छ पानी का झील बन चुका है। स्वच्छ पानी का झील स्वच्छ पानी का झील बन चुका है। लिखो, इस क्षेत्र में या इस तट पर विशाखापत्तनम एवं मछलीपत्तनम दो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अन्यथा बंदरगाहों का अभाव मिलता है।
हो गया। अब लिखो उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स चिल्का लेक से पुलिकट लेक के मध्य, चिल्का लेक से कोलेरू लेक के मध्य। आर्द्र मैदान, आर्द्र मैदान है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। साइक्लोन प्रभावित जून जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में चक्रवात से प्रभावित मैदान है। उत्तरी सरकार के समानांतर जो इस मैदान से लगभग लंबवत खड़ा है, इस मैदान से लगभग लंबवत खड़ा है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर, तथा महानदी डेल्टा अथवा कटक तक इसका विस्तार माना जा सकता है। चिल्का लेक महानदी डेल्टा लिख देना, फिर लिखो चिल्का लेक इसके दक्षिण में अवस्थित है, जो लगभग 70 किलोमीटर लंबी है। तथा चौड़ाई 22 किलोमीटर तक प्राप्त होती है। यह मॉनसून के महीने में 1144 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तथा शीतकाल में 840 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होता है। बड़ा यूनिक चीज है ये। मॉनसून में जब वर्षा ज्यादा होगी तो लेक पूरा ज्यादा बड़ा एरिया में भर जाएगा, और विंटर में रेन नहीं होता है तो लेक छोटा दिखता है। लिखो, यह झील भारत का सबसे बड़ा झील है और श्रिम्प कल्चर के लिए, प्रॉन कल्चर के लिए, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है।
और लिखो लिखो यहाँ वनस्पति आर्द्र पर्णपाती, उत्कल और आंध्रा में अंतर है। आंध्रा तट पे शुष्क पर्णपाती है, अगर नहीं लिखवाया तो लिख लो, और उत्कल प्लेन्स पे आर्द्र पर्णपाती है। तो यहां वनस्पति आर्द्र पर्णपाती, और लिखो चावल कृषि, कोकोनट, बनाना। चावल, कोकोनट और बनाना। आप लोग रोज एक बनाना जरूर खाया करो, और जो फीमेल्स हैं वो हाफ बनाना खाया करो। मेल फीमेल का बॉडी एक जैसा नहीं होता है। फीमेल्स को कभी नहीं कंपटीशन करना चाहिए मेल से कि तुम 2 चम्मच घी खाए तो हम भी 2 चम्मच घी खाएंगे। आजकल यही चल रहा है नारीवाद में। आपको समझना होगा कि आपका बॉडी क्या डिमांड करता है। फीमेल बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। फीमेल बॉडी में बहुत अलग अलग तरह का हार्मोन्स, बहुत सारे एंटीजेंस पाए जाते हैं। रेगुलरली आप लोग सब मैच्योर हो, रेगुलरली हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन का पीरियड आता है। आप सोचो कि उस समय कितना हार्मोनल चेंज होता होगा, या कितना एंटीजेंस बनते होंगे बॉडी में, एंटीबॉडीज बनने लगता होगा शरीर में। तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और फीमेल में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम होता है, और जिस फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने लगता है वो समझो एक मर्द की तरह बिहेव करने लगती है। तो आजकल जो लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पे एंगर, गुस्सा, पटकना, सबसे लड़ जाना, इसके कारण उनके बॉडी में ब्रेन उनका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का ग्रोथ ज़्यादा कर रहा है, तो उनके बॉडी में हेयर्स भी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और उनको और एंगर और गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ऐड हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। फिर वो ड्रिंक्स, अल्कोहल लेकर के भी अपने बॉडी हार्मोन्स को ख़राब कर रही हैं। हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। जब लोग मर रहे हैं ना कोरोना में, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि आप अपने बॉडी और माइंड को जानते हो या नहीं। आप कैसे डील कर रहे हो अपने बॉडी और माइंड से, कितना समझते हो। और फूड कोई मज़े की चीज़ नहीं है, फूड एक थेरेपी है, और फूड थेरेपी को अपनाना हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजेंस ज़्यादा होता है, और एस्ट्रोजेंस का क्या है कि वो फैट को कंजर्व करता है। तुम देखते हो, एक मान लो कि एक सड़क पे भी तुम अगर एक क्या बोलूँ, कुत्ती बीचेस को देखे होगे तो कोई खाना नहीं मिलता है, लेकिन जब बेबी उसके आता है बैग्स में, वूम में, तो फिर वो देखते हो कैसे वो मोटी होने लगती है। यानी उसके बॉडी के अंदर में ही ऐसा पावर और मैकेनिज्म है कि वो फैट को कंजर्व करता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी फैट में कन्वर्ट कर सकता है, वो चावल को भी फैट बना के स्टोर कर लेता है। तो फीमेल्स को थोड़ा सा फैटी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ऑयली चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी और तीखी चीज़ों से भी बिल्कुल बचना चाहिए। उनके बॉडी के अगेंस्ट जाना चाहिए। आगे जाती हैं चीज़ें, तो ध्यान रखो अपना हेल्थ का, अपने केयर का। मूड स्विंग्स फीमेल को बहुत आता है। क्यों मूड स्विंग्स आता है? तो उसका कारण हार्मोन भी है, ब्रेन भी है, नया कल्चर भी है। वो सबका एक अजीब सा एक चक्र बन रहा है कि मूड स्विंग्स आ रहा है ज़्यादा। पहले की तरह अब शांत नहीं है महिलाएं। ध्यान दो, सुखी रहो, खुश रहो। चलो गाइज, आई एम बैक। देखो ये क्या हाल है इंसान का, मुंह पे पट्टी लगा के घूम रहे हैं हम लोग। वायरस बहुत खतरनाक रूप ले लिया है। अब तुम लोग नहीं मान रहे हो शायद, या डर नहीं रहे हो, तो क्या कहें, लेकिन वाकई डरने का बात है।
और इतने लोगों को मरते हुए देख करके ना, अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, जिन लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होगा, जिन लोगों का क्या बोले हेल्थ हैजार्ड्स नहीं होंगे, वो लोग तो सरवाइव कर रहे हैं, उनके लिए कॉमन फ्लू है, कॉमन फ्लू आया हुआ चला गया। लेकिन जिनका थोड़ा भी प्रॉब्लम है ना, जो सो रहे हैं, जो चिप्स खा रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जो कुछ भी समोसा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो मौत में बदल जा रही है, चाहे यंग रहे चाहे कोई रहे। दीपक, ये सही बात है कि ज्योग्राफी से रिजल्ट आता है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश वालों का, इसलिए कि अब पहले तो हिंदी वाले का ही सारा आता था ना रिजल्ट, अब ज्योग्राफी हिंदी में कोई लेता ही नहीं है। हिंदी में कितने लोग लेते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल? तुम ढूंढ करके दिखा दो, बड़ी मुश्किल से पूरे मुखर्जी नगर और ये सब मिलाकर के तुमको 10, 20, 25 लड़का मिलेगा, और जिससे पूछो वही इतिहास, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, तो हिंदी वाले लेते भी कितना है। सूरज कुमार, मैं श्रीहरिकोटा से ही क्लास कर रहा हूं सर। गुड सूरज, गुड मॉर्निंग सौम्या। ज्योग्राफी चलो हम एक रिजल्ट तुमको बताते ही हैं। ज्योग्राफी से रिजल्ट सिर्फ राजस्थान के बच्चों का आता है, समझे, और हरियाणा की लड़की का। रैंक इनका 500 से 700 के बीच में रहता है, जीएस में स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब रिजल्ट की बात छोड़ो, मयंक द्विवेदी पिछले ही साल 307 नंबर लाया है ना, तो ये कहना, और श्रीवास्तव वो भी 307 के आसपास कुछ ऐसे ही नंबर लाया है, तो ये कहना कि हिंदी माध्यम ज्योग्राफी के साथ कोई भेदभाव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और जितने भी रिजल्ट में, आज तुम इसका ट्रायल ले लेना, जितने भी नीचे मीना मीना करके आपको स्टूडेंट दिखेंगे, उनमें से 10 को अगर उठाओगे तो 10 में 5 ज्योग्राफी के तो जरूर होंगे, और 5 में 5 हमारे स्टूडेंट होंगे। तुम इसको ट्राई करके देख लो। कई लेवल्स है ना, अब इंटरव्यू 275 नंबर का है, अब हिंदी का लड़का इंटरव्यू देने गया, बोल ही नहीं पा रहा है, 120 नंबर ले आया, तो ज्योग्राफी क्या करेगा? जीएस का वैल्यूएशन कितना है? 1000 नंबर का, ऐसे है 250 नंबर का, तो ऑप्शनल का रोल तो 500 नंबर का ही है ना। चलोगे
अब आप लिखिए आइलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह। लिखो। आइलैंड रीजन्स पे लिखो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार। लिखो हिमालय के उत्पत्ति क्रम में बर्मीज भूसन्नति के अवसादों पर उत्पन्न छेप से अंडमान द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, जिन्हें पूर्वांचल हिल्स का विस्तार पटल माना जाता है। पूर्वांचल हिल्स का विस्तार पटल माना जाता है, एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स माना जाता है। भूगर्भ शास्त्र पे तो जाना ही पड़ेगा। लिखो अंडमान फॉल्ट लाइन एवं बैरन आइलैंड जो एक अंडमान फॉल्ट लाइन, बैरन आइलैंड जो एक ज्वलंत ज्वालामुखी है, प्लेट क्षेपण के, भारतीय प्लेट के क्षेपण के प्रमाण हैं। भारतीय प्लेट के क्षेपण के प्रमाण हैं।
फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। ये द्वीप समूह दो फिजियोग्राफिक इकाई में, भूभौतिक इकाई में प्राप्त होते हैं, जिसे 10 डिग्री चैनल विभाजित करती है। उत्तरी भाग अंडमान समूह, दक्षिणी भाग निकोबार समूह कहलाता है। ये द्वीप चापीय आकृति के आर्किपिलैगो हैं। चापीय आकृति के आर्किपिलैगो हैं। अंडमान में 203 द्वीप अवस्थित हैं। जो 260 किलोमीटर लंबा, 30 किलोमीटर चौड़ा एवं लगभग 6600 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला है। अंडमान समूह में नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान है। डंकन पैसेज जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है, डंकन पैसेज जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है, लिटिल एवं साउथ अंडमान को विभाजित करता है। लिटिल एवं साउथ अंडमान को विभाजित करता है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी, लार्जेस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट साउथ अंडमान पर है। काला पानी यहीं था। वीर सावरकर का मैंने वो देखा है जेल, जहां पे वीर सावरकर को रखा गया था, और उनको ये भी नहीं पता था कि उनका भाई भी इसी जेल में बगल वाले, तो जहां पे वीर सावरकर रुके थे। वीर सावरकर हिंदूवादी नेता थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत की रूपरेखा क्या होगी ये तो संविधान निर्धारित करता है, लेकिन वीर सावरकर के राष्ट्र प्रेम से कभी मना नहीं किया जा सकता है, और उनके बलिदान से मना नहीं किया सकता है, उनके बहादुरी से मना नहीं किया सकता है। कैसे वो जहाज से भागे और अंडमान को तैर गए, बहुत अद्भुत कथा है सावरकर की। सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू राष्ट्रवादी थे, वो गलत हो जाते हैं भारत में, और कुछ लोग उनको नहीं मानते हैं। लेकिन वही हम सोचते हैं कि कुल मिलाकर के बाकी पूरी दुनिया में क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो वो सब धर्मनिरपेक्ष हैं क्या?
और उसके जो बनाने वाले थे वो सारे धर्मनिरपेक्ष थे क्या? उनकी तो बड़ी पूजा की जाती है, उनकी पूजा भारत में भी की जाती है, भारत के लिए भी वो महान है। तो ये जो एक किसी व्यक्ति के सैक्रिफाइस को, अपने जीवन को समर्पित करना राष्ट्र के लिए, उसकी निंदा तो मुझे तो उचित नहीं लगती है। सावरकर याद आ गए, उनका वो भागने वाली जो घटना है, बहुत चतुर थे और बहुत, हालांकि ज़्यादा पढ़ा नहीं उनके विषय मैंने, लेकिन 2-4 घटनाओं का जिक्र अंग्रेज़ों ने किया है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, उसको देखा था। फिर लिखो सैडल पीक उच्चतम शिखर है उत्तरी अंडमान में, सैडल पीक। नारकोंडम उत्तर पूर्व में, अंडमान के उत्तर पूर्व में अवस्थित मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। लिखो यहां हैवलॉक आइलैंड टूरिज्म के लिए, रटलैंड आइलैंड, RUTLAND, रटलैंड आइलैंड, IDA प्रोग्राम, IDA आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IDA का प्रोग्राम यहां पे रटलैंड आइलैंड पे चला। फिर लिखो हैवलॉक पर कोरल रीफ भी प्राप्त होता है, हैवलॉक पे बीच भी है और कोरल रीफ भी मिलता है वहां पे। वहां पर भी मैंने वो किया है, स्कूबा डाइविंग। उस दिन बहुत भयानक तूफान आ गया था अंडमान पे, साइक्लोन जैसा हिट करने लगा था, फिर हम लोग भागे थे। फिर लिखो वहां पे नया नामाकरण हुआ है, मैपिंग के क्लास में सब मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो मैपिंग वाले क्लास को एक बार फिर से देखना। अब लिखो निकोबार आइलैंड,
फिर लिखो निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में क्या लिखो 12 + 7, 12 वृहत और 7 लघु आइलैंड है निकोबार में। उन्नीस आइलैंड्स हैं टोटल, कुल 19 आइलैंड हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। टू 62 किलोमीटर लंबाई, ग्रेट निकोबार सबसे वृहत आइलैंड है। वृहत आइलैंड है और इंडोनेशिया से सिर्फ 150 किलोमीटर, 147 किलोमीटर, इंडोनेशिया से सिर्फ 147 किलोमीटर दूर है। फिर एक और लिख लो, यहां की निकोबारी जनजाति, जो निकोबारी जनजाति है वह खासी जनजाति, खासी जनजाति से निर्जातीय साम्यता रखती है, निर्जातीय साम्यता रखती है, लैंग्वेज का, रेस का। फिर लिखो अंडमान निकोबार पर नेग्रीटो जनजातियां रहती है, नेग्रीटोज। पर नेग्रीटो जनजातियां रहती है। जैसे अंडमानीज, ओंग, जारवा, सेंटलीज, एक सेंटलीज आइलैंड भी है जहां पे उस विदेशी भाई की हत्या हो गई। फिर लिखो यहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर तक
विश्वतीय वर्षा वन का क्षेत्र है। चट्टाने तृतीयक कल्प की बालू का पत्थर, इत्यादि हैं, जिस पर लाल मृदा या लाल एवं पीली मृदा, लाल मृदा, उच्च भागों पर लैटेराइट का विकास हुआ है, वन संसाधन में अभूतपूर्व तथा टेलीमेडिसिन का अंडमान एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल सेंटर बना है। और लिखो, ग्रेट निकोबार में थांगाशेरी, ग्रेट निकोबार में थांगाशेरी पर तरंग के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति, तरंग के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति के प्लांट लगाए गए हैं। अब लिखो, लक्षद्वीप पे लिखना है। लिखो, लक्षद्वीप अरावली की श्रृंखलाओं पर बेसमेंट पर निर्मित एटॉल का उदाहरण है। यहां अनेकों छोटे छोटे द्वीप थे, एक छोटा छोटा घर के बराबर द्वीप थे, जो अरब सागर में अवतलन के कारण
डूब गए तथा कुछ द्वीप जिन पर एटॉल का विकास हुआ, कुछ द्वीप जिन पर एटॉल्स का विकास हुआ, वे दृश्य हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है लक्षद्वीप का अर्थ है 1,00,000 द्वीप। अब 1,00,000 था के ये तो मतलब नहीं है, लेकिन असंख्य बहुत छोटा 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 द्वीप था। पर्वत का कैसे छोटा छोटा नुकीला चोटी सब रहता है, श्रेणियां रहती हैं, पानी उसमें आ जाएगा तो सब छोटा छोटा द्वीप दिखेगा। और ये पूरा सीरीज अफ्रीका तक ये सीरीज माना जाता है कि ये बिल्कुल जैसे दमन देख रहे हो ना, काठियावाड़ के नीचे एक छोटा सा द्वीप है दमन, याद है? तो दमन से लेकर के पूरा एक सीरीज, मालदीव, पूरा रियूनियन और कहां तक वो मेडागास्कर तक एक सीरीज, पूरा द्वीप का एक, पूरे को लक्षद्वीप कहा जाता था। अब 1,00,000 द्वीप किसी ने काउंट किया था कि नहीं था, लेकिन एक मेटाफर हो सकता है कि देखने में लगता है लाखों द्वीप फैले हुए हैं, 1,00,000 द्वीप है। तो मेटाफर की तरह इसको यूज किया गया है। लेकिन द्वीप जो आज दिख रहे हैं इतने नहीं थे, बहुत सारे द्वीप पानी में डूब गए हैं और सिर्फ एटॉल्स हैं जो दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है, मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। एट डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव को विभाजित करती है। नाइन डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं अमनदीवीज को, कैपिटल कवरत्ती, एयरपोर्ट अगत्ती, कैपिटल कवरत्ती, एयरपोर्ट अगत्ती, यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर, अंडमान से कम। विश्वतीय वर्षावन ही प्राप्त होते हैं। वनस्पति वैसा ही है, मॉइस्चर हाई है। फिर लिखो यहां 99% मोपला मुस्लिम पॉपुलेशन है। मोपला रेवेलियन सुना होगा, नॉर्दर्न मालाबार से लोग आए। मलयालम भाषा है। पॉपुलेशन डेंसिटी अब तो शायद 2400 हो गया है, पहले 2200 था ऐसे कुछ। पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी लिख दो। देखो यहां कुल 25 द्वीप हैं। क्षेत्रफल
108.8 वर्ग किलोमीटर। ग्यारह डिग्री अक्षांश के ऊपर अमनदीवीज कहलाते हैं। तथा इससे दक्षिण कैन्नेनूर द्वीप कहलाते हैं। इन द्वीपों के चारों तरफ तटीय प्रवाल विकसित मिलते हैं। द्वीपों के पश्चिमी तट पर लैगून प्राप्त होते हैं। द्वीपों के पश्चिमी तट पर लैगून प्राप्त होते हैं, जबकि पूर्वी तट कगार नुमा हैं, खड़े ढाल वाले हैं। औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है। यहां वैसा अंडमान की तरफ पहाड़ी नहीं मिलता है। औसत ऊंचाई 300 मीटर से कम है। आइलैंड होने का मानक यही है कि चारों तरफ से जल हो। परवेज लिख रहे हैं कि मुखर्जी नगर में एक अवधारणा बन गई है कि ज्योग्राफी बहुत टफ और सिलेबस लेंदी है। देखो, ज्योग्राफी टफ है या सिंपल है, क्या है, ये तो आप पढ़ रहे हो, आप ही डिसाइड करोगे। मुझे नहीं पता टफ और सिंपल क्या होता है। अगर आईएएस बनने के लिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत होगी तो स्टूडेंट में ऐसा जज्बा होना चाहिए कि वो क्वांटम फिजिक्स तक पढ़ डाले। इसलिए जो लोगों को टफ और हल्का का क्लासिफिकेशन करने आता है, वो वैसे ही भविष्य उनका कुछ नहीं है। यही सारे सोच तो हिंदी माध्यम के पतन के कारण बन रहे हैं। जो पहले ही मान लिया कि ये टफ है, वो हल्का है, ऐसा है, वैसे दिमाग लगा रहा है, तो अपनी रुचि पे जाना चाहिए, टेम्परामेंट पे जाना चाहिए। ज्योग्राफी लेंदी है, हम मानते हैं ज्योग्राफी लेंदी है। पढ़ाने में भी 6 महीना कम से कम लगता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो और समय लग ही रहा है। अगर कोई ज्योग्राफी से न्याय करना चाहे तो उसको कम से कम 6 से 7 महीना तो कोर्स को पढ़ाना ही पड़ता है। अब ये है कि लेंदी है, मान लिया, लेकिन लेंदी में जो भाग हम पढ़ते हैं लेंदी वाला, जैसे मान लो पर्यावरण पढ़ लिया, जलवायु पढ़ लिया, संसाधन पढ़ लिया, जनसंख्या पढ़ लिया, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ लिया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया, तो ये सब तो जीएस में वैसे भी पढ़ना है। और वैसे भी अगर नहीं पढ़ोगे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया,
तो वैसे भी पढ़ना है तुमको, ज्योग्राफी में मत पढ़ो, जीएस में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो लेंदी जैसा क्या है, ज्योग्राफी पढ़ करके अगर हमको ये लगता है कि हम जीएस का एक बड़ा पार्ट खत्म कर दिए, तो ज्योग्राफी में तो सारा जीएस का सिलेबस घुसा हुआ है। किसी दिन बैठ जाओगे लेकर के मैच करने, तो शब्दतः मैच होने लगेगा। तुम आरडीपी का सिलेबस देखो ना, क्या लिखा है, पंचायती राज, आईआरडीपी, ड्राउट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या प्रोग्राम तुमको नहीं पढ़ना है जीएस में? इंडस्ट्री में जाओगे तो क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं पढ़ना है तुमको? एसीजेड नहीं पढ़ना है तुमको? ईजेड नहीं पढ़ना है तुमको? सब तो जो जीएस का सिलेबस डाला हुआ है। पर्यावरण में जाओगे तो क्या नहीं पढ़ना है? सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ज्योग्राफी लो ना लो, तुमको उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और यही तो सोच है कि एक ऑप्शनल अगर जीएस का इतना बड़ा कवरेज दे रहा है, आखिर इंग्लिश मीडियम में इतना बड़ा रिजल्ट क्यों आता है और इंग्लिश में इतने लोग क्यों लेते हैं? सारे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंस वाले, सब लोग सब अपना अपना छोड़ के ज्योग्राफी ही क्यों लेता है? कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, सारे लोग ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। हिंदी माध्यम को सिर्फ ज्योग्राफी से धीरे धीरे इनका दुराव होते जा रहा है। ये बहुत ही चयनित लोग हैं जो कि, अब मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में तो कौन टीचर पढ़ाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल? हम ही पढ़ाते हैं और एक दो लोग और होंगे, पीटी फेल लोग सब हैं, जानते हैं हम एक दो को, और मैप वैप खूब करवाते हैं। धारवाड़ और कड़पा में क्या अंतर है कुछ पता वता है नहीं किसी को। छोटी मोटी बात कभी कहीं कहीं पे हो जाती रही है पहले मेरी, उसके बाद से तो अगर हम क्या माने, मतलब मुझे लगता है कि साल में 500 बच्चे भी ज्योग्राफी लेने वाले अब नहीं रह गए हैं। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? और किसी जमाने में हर वर्ष टॉप 100 में 10 लड़का हिंदी माध्यम से ज्योग्राफी में रहता था। तुम जो 2011 से लेकर 16 के बीच का रिजल्ट निकाल करके देखो। हालांकि 17-18 में भी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया वाला 17-18 तक तो मान ही लो। उसके बाद जो एक संस्था का उदय हो गया, अचानक से प्रचार प्रसार, पोस्टर, बॉर्डर, पता नहीं क्या क्या हो गया कि ऐसा लगा कि बस अब संस्था में जाएंगे और लोग आईएएस बन जाएंगे। हजारों की भीड़ जाने लगी, हजारों के लोग वीडियो देख करके हिंदी साहित्य का मजा लेने लगे। तो हिंदी वाला तो मजा लेता है, क्लास में बैठ करके हंसता है, मुस्कुराता है, अगल बगल लड़की देखता है, चाय पीने। मोस्टली ये कल्चर मुझे दिखा मुखर्जी नगर में। चलो आज हम मॉनसून बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार टॉपिक है और हम बिल्कुल बीच में छोटा सा दे करके ज्योग्राफी एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके। नोट्स को इतना डिटेल हम क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि जबरदस्त कवरेज बने। और इंडिया में देखो और डिटेल में हम भाग गए, क्योंकि जीएस का बेसिस क्या है? इंडियन ज्योग्राफी है। अब इंडियन ज्योग्राफी जिसको पकड़ में आ गया वो जीएस भी कंट्रोल करेगा, पेपर 2 ऑप्शनल भी कंट्रोल करेगा, ये सक्सेसफुल होगा। चलो ओके, थैंक यू फॉर द डे। कल मिलते हैं मॉनसून के साथ।